is दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू सोशल स्कूल। यहां पर हम लोग क्लास 9 की कंप्लीट हिस्ट्री जो है उसे रैपिडली रिवाइज करने वाले हैं। मैंने आपको कंप्लीट डिटेल एक्सप्लेनेशन दे चुका हूं। हर एक चैप्टर आप डिटेल में बहुत अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। 21 डे चैलेंज में हमने हर चैप्टर का टेस्ट भी ले लिया है। अब पॉइंट ये है कि पढ़ लिया है सब कुछ, टेस्ट भी दे दिया है, रिवीजन और हो जाता तो मजा आ जाता। उसी चीज को ध्यान में रखते हुए दिस वीडियो इज फॉर यू पीपल, जहां पर हम क्या करने वाले हैं, एक एक करके सभी हिस्ट्री का, इकोनॉमिक्स का, ज्योग्राफी का, सिविक्स का कंप्लीट रिवीजन करने वाले हैं बहुत कम समय में, और ये आपकी मदद करेगा। तो कैसे? देखो यहां पे आपके जितने हिस्ट्री में चैप्टर आना है, फ्रेंच रेवोल्यूशन, सोशलिज्म इन यूरोप, नाजिज्म वाला चैप्टर, फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनिज्म, पैस्टोरलिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड, सारे चैप्टर्स जो हैं आपको चुटकियों में रैपिडली रिवाइज हो जाएंगे, आपकी नजरों के सामने से दौड़ जाएंगे। एंजॉय द चैप्टर्स। हियर वी स्टार्ट विथ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन चैप्टर स्टार्ट होता है स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टाइल फोर्ट प्रिजन, वहां से कहानी चालू होती है, और वहां से कहानी चालू होती है फ्लैशबैक में जाके, और वो बेस्टाइल पे लोगों ने हमला क्यों किया, तो उसके पीछे का कारण एम्प्टी ट्रेजरी थी, ठीक है, सोसाइटी का स्ट्रक्चर वैसा बना हुआ था, सब्सिस्टेंस क्राइसिस एक रीजन था। तो परेशानी में थे लोग, लेकिन परेशानी से भी लोग ऊपर कैसे आए, तो ग्रोइंग मिडिल क्लासेस एनविसेजेस एंड एंड टू प्रिविलेजेस, जिसमें हमने क्या देखा था, जिसमें हमने ये देखा था कि जो मिडिल क्लास ग्रो कर रही थी, उस मिडिल क्लास में फिलोसोफर्स के आइडियाज वगैरह से एक कह सकते हैं ना कि रेवोल्यूशनरी आइडियाज आ रहे थे। अब ट्रेजरी खाली थी, उसी के लिए मीटिंग बुलाई जाती स्टेट जनरल की, जहां पे लोग बॉयकॉट करते हैं, बॉयकॉट करके क्या करते हैं, नेशनल असेंबली बनाते हैं, नेशनल असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन बनाती है। 1791 का जो कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, तो 1791 के कॉन्स्टिट्यूशन के ही बेस पे आपको क्या देखने को मिलता है, नेशनल असेंबली राजा के प्रिविलेजेस को खत्म करती है, या फिर उस पर कह सकते हैं कंट्रोल पाती है। नेशनल असेंबली अपना काम कर रही थी, लेकिन अब क्या होता है कि नेशनल असेंबली अपना काम कर रही थी और राजा फिर प्रयास करता है नेशनल असेंबली को खत्म करने का, तो वहां पे रेवोल्यूशनरी ईयर्स स्टार्ट होते हैं, जहां पे प्रूशिया ऑस्ट्रिया के साथ वॉर लड़के उन्हें हराया जाता है, और लोगों को ऐसा लगता है कि रेवोल्यूशन इज रिक्वायर्ड टू बी कैरिड ऑफ, और उसी के चलते क्या अलग अलग ग्रुप्स बनते हैं। उन्हीं ग्रुप्स में से एक ग्रुप बनता है जैकोबिन क्लब, मैक्सिमिलियन रोबिस्पायर वाला। मैक्सिमिलियन रोबिस्पायर पावर में लेता है अपने हाथ में जब तो कन्वेंशन बनती है, कन्वेंशन के ही अंडर में रेन ऑफ टेरर का टाइम पीरियड चलता है। कन्वेंशन ने लुइस 16 और उसकी फैमिली को एग्जीक्यूट कर दिया था। रेन ऑफ टेरर 1793 से 94 वाला टाइम पीरियड। अब ये रेन ऑफ टेरर में क्या स्ट्रिक्ट कंट्रोल, हर चीज को राशन किया जाता था, मैक्सिमम सीलिंग प्राइस की फिक्स कर दी थी, ये सारा सब कुछ था। अब रेन ऑफ टेरर वाला टाइम पीरियड था, तो देखो नेशनल असेंबली, कन्वेंशन, कन्वेंशन के बाद अब आती है पावर डायरेक्टरी के पास। तो जब मैक्सिमिलियन रोबिस्पायर को ही क्या कर दिया था, बुलेटिन कर दिया था, उसके बाद में पावर आती है डायरेक्टरी के पास। डायरेक्टरी क्या थी, क्वेश्चन बन सकता है। 5 मेंबर की बॉडी, जहां पे क्या होता था, जहां पे 5 मेंबर की बॉडी होती है, ताकि एक इंसान के पास पावर कंसंट्रेटेड ना रहे। अब वो डायरेक्टरी और जो नेशनल लेजिस्लेचर थी, उनके बीच में डिबेट्स चलती रहती थी, लड़ते रहते थे, और इसी का फायदा उठाते हुए नेपोलियन ने पावर ली। ये पूरी कहानी थी चैप्टर की। इसमें इवेंट्स क्या थे, विमेन वाला, स्लेव वाला, और रेवोल्यूशन इन एवरीडे लाइफ वाला। विमेन का पार्टिसिपेशन था, विमेन के अपलिफ्टमेंट के लिए समय समय पे लॉज भी लाए गए, लेकिन विमेन को उतनी इक्वालिटी नहीं मिली। स्लेव ट्रेड में हमने क्या देखा था कि ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड होता है अफ्रीका, अमेरिका और यूरोप के बीच में, और ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड जो था, तो इस स्लेवरी का प्रमोशन इसलिए किया जाता था क्योंकि उन्हें कॉलोनीज में काम करने के लिए लेबर चाहिए रहता था। नेशनल असेंबली ने डिबेट किया कि स्लेवरी को रखा जाए नहीं रखा जाए। कन्वेंशन ने स्लेवरी को अबॉलिश किया, कन्वेंशन ने अबॉलिश किया, लेकिन उसके बाद में नेपोलियन ने रीइंट्रोड्यूस कर दिया था। एंड दिस वाज द थिंग कि ये जो रेवोल्यूशन पूरा आया था, तो उसका एवरीडे लाइफ पे क्या इंपैक्ट पड़ा था, तो कहीं ना कहीं लोग जो है कि रेवोल्यूशन की मदद से वो क्वेश्चन करना सीख गए थे। रेवोल्यूशन की मदद से क्या वो पहनते हैं, क्या वो पढ़ते हैं, उन सारी चीजों में उन्हें स्कोप मिला था। सो दिस वाज द चैप्टर। तो कहानी क्या थी रशियन रेवोल्यूशन की? चैप्टर स्टार्ट होता हमारा द एज ऑफ सोशल चेंज के साथ में, यूरोप में समाज बदल रहा था। चैप्टर ही नाम देखो, द सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। तो चैप्टर का एक पार्ट है सोशलिज्म इन यूरोप। तो सोशलिज्म का आइडिया कैसे आता है, लिबरल्स, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव्स के ग्रुप्स के बारे में बताया गया है कि कैसे अलग अलग सेक्शन था, क्या अलग अलग सेक्शन था सोसाइटी का, कैसे सोचते थे, और उस समय पे इंडस्ट्रियलाइजेशन आने के चलते क्या समाज भी बदल रहा था। अब कहीं ना कहीं क्या है, सपोर्ट जो था सोशलिज्म का कैसे बढ़ता है, तो सोशलिज्म का आइडिया इमर्ज होता है जहां पे कैपिटलिस्ट आइडिया को अपोज करते हुए कि प्राइवेट प्रॉपर्टी, प्रॉफिट एक ही इंसान के पास कंसंट्रेटेड नहीं होना चाहिए, सबका भला होना चाहिए, रिसोर्सेज शुड बी कंट्रोल्ड बाय ऑल, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे रॉबर्ट ओवेन हो गया, फ्रेडरिक एंगल हो गए, कार्ल मार्क्स हो गए, ठीक है। तो इन थिंकर्स ने बेस क्रिएट किया, और फिर इन्हीं थिंकर्स के आइडियाज पे यूरोप में अलग अलग जगह सोशलिज्म का सपोर्ट बनता चला गया। ब्रिटेन में लेबर पार्टी, ठीक है, जर्मनी में पीडीएस, और इस तरह से क्या है फ्रांस में भी पार्टी। फ्रांस की पार्टी का नाम क्या था बताएंगे क्या, जो सोशलिस्ट की पार्टीज बनी थी। तो इस तरह से सपोर्ट जो है वो बढ़ता चले गया, ठीक है, सपोर्ट बढ़ता चले गया किस चीज के लिए, सोशलिज्म के लिए। तो ये तो सोशलिज्म का आइडिया हो गया। सोशलिज्म इन यूरोप कैसे इमर्ज हुआ। अब रशियन रेवोल्यूशन की बात करें तो रशिया में ऑटोक्रेसी थी, राजा रूल कर रहा था, सार निकोलस II। सोसाइटी की अगर बात करें यहाँ पे सोसाइटी और इकोनॉमी की, तो एग्रीकल्चरल इकोनॉमी थी, इंडस्ट्रीज भी थी, वर्कर्स जो थे तो वो एट टाइम्स स्ट्राइक्स के लिए स्ट्रेंथन हो जाते थे, लेकिन वर्कर्स हाईली क्या थे,
वो थे, स्ट्रेटिफाइड थे। अगर पीजेंट्स की बात करें तो पीजेंट्स नेचुरली सोशलिस्ट कंसीडर किए जाते थे, मिलकर खेती करते थे, और इसीलिए क्या होता है आप जैसे देखेंगे तो माना जाता था कि पीजेंट्स ही रेवोल्यूशन लाएंगे। लेकिन होता क्या है कि जो पार्टीज बनती है, सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी बनती है और रशियन सोशलिस्ट पार्टी जो बनती है, तो वो पार्टीज बनती है मेंशेविक बोल्शेविक जो है सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी के दो विंग रहते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है, तो इस तरह से कहीं ना कहीं रशिया में सोशलिज्म के लिए बेस जो है तो वो फ्लरिश हो रहा था, ठीक है। 1905 का जो टाइम पीरियड था वो ट्रबुलेंट रहा, ब्लडी संडे का एपिसोड होता है और उसी के चलते राजा को डूमा बनाना पड़ती है, लेकिन राजा उसको बाद में डिसॉल्व भी कर देता है। तो उस तरह से राजा अपनी पावर कैसे ना कैसे कंसोलिडेट करके रखता है। फिर 1914 तक आते आते फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में चीजें एक्सपोज होती है, राजा की पॉपुलैरिटी जो है खत्म होती है, लोग हेट करने लगते हैं, ठीक है। वॉर एंड पे क्या हुआ, रशियन आर्मी जो डिफीट फेस कर रही थी देवर डिमोरलाइजिंग, इकोनॉमी वाले एंड पे भी सब कुछ तहस नहस हो चुका था, और उसी का इंपैक्ट क्या होता है कि पीपल डिडंट वांटेड टू फाइट सच अ वॉर। और वहीं पे क्या होता है, वहीं पे जो वर्कर्स वगैरह थे, जो इकोनॉमी की सिचुएशन खराब थी, उसी के चलते फरवरी 1917 में क्या होता है कि प्रोटेस्टर्स रोड पे आते हैं, राजा को हटना पड़ता है। राजा के जो डूमा के लोग थे, आर्मी जो थी वही इग्नोर कर देती है, तो राजा स्टेप डाउन करता है, प्रोविजनल गवर्नमेंट बनती है। फिर आफ्टर फरवरी क्या चेंज होता है, लेनिन आते हैं, अप्रैल थीसिस देते हैं। अब लेनिन के बीच में और किसके बीच में, लेनिन के साथ साथ में प्रोविजनल गवर्नमेंट के बीच में लड़ाई होने लगती है एक तरह से, और उसी चीज का फायदा उठाते हुए लेनिन अपनी फील्डिंग जमाते हैं, अक्टूबर रेवोल्यूशन लाते हैं, मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमिटी, लियोन टॉट्स्की, अपराइजिंग के बाद में प्रोविजनल गवर्नमेंट को हटाना, और इस तरह से एक सोशलिस्ट सोसाइटी जो है, कम्युनिस्ट सोसाइटी जो है, बोल्शेविक पार्टी स्टैब्लिश कर देती है। एंड आफ्टर अक्टूबर रेवोल्यूशन, व्हाट चेंज आफ्टर अक्टूबर रेवोल्यूशन, तो जो प्रोमिसेस किए थे, ठीक है, बैंक्स को नेशनलाइज करना, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी जो बोल्शेविक पार्टी थी उसको कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ रशिया नाम दे देना, और अपनी पोजीशन को कंसोलिडेट करने का काम किया जाता है। फिर एक टॉपिक बीच में रह गया हमारे यहाँ पे, सिविल वॉर वाला, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि ये मतलब अब आएगा सिविल वॉर वाला, तो ये कोशिश की जा रही थी सोशलिस्ट सोसाइटी, कम्युनिस्ट सोसाइटी बनाने का प्रयास किया जा रहा था। इस बीच में क्या है कि अब लोग क्या है कि अपने गांव जाने लगे सोल्जर्स, क्योंकि लैंड रिडिस्ट्रीब्यूशन चल रहा था, ठीक है। और जो लोग हारे थे, प्रो सारिस्ट और ग्रीन्स, दे ट्राई टू बाउंस बैक, और उस कारण से क्या है, रशिया के अंदर ही सोशलिस्ट सिविल वॉर वाली सिचुएशन डेवलप हो गई है, ठीक है। सिविल वॉर वाली सिचुएशन डेवलप हो गई, लेकिन उस पर कहीं ना कहीं कंट्रोल पा लेते हैं कौन लोग, उस पर कहीं ना कहीं कंट्रोल पा लेते हैं वापस बोल्शेविक्स ही। बाद में मेकिंग ऑफ सोशलिस्ट सोसाइटी में वही प्रयास किया गया, प्लान्ड इकोनॉमी, 5 ईयर प्लान्स, ठीक है, मॉडर्न लाइंस पे वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ मैच करने के लिए रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये सारी चीजें होती है, ठीक है। लेनिन की डेथ के बाद में पावर आती है स्टालिन के पास में, स्टालिन ने कलेक्टिवाइजेशन पे फोकस किया, स्मॉल प्लॉट्स को जोड़कर लार्ज फार्म्स बनाए, कुलक्स को जो कह सकते हैं कि वेल टू डू पीजेंट्स थे उनको हटाने का प्रयास किया, कोलखोज एस्टैब्लिश किए, कलेक्टिव फार्म्स। लोग उस चीज को प्रोटेस्ट करते थे, लेकिन सोशलिज्म के नाम पे क्या होता है, नरसंहार किया स्टालिन ने रशिया में। और लास्ट में जैसे देखेंगे जो सपोर्ट जो था वर्ल्ड वाइड, ठीक है, द ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ सोशलिज्म एंड यूएसएसआर, तो कहीं ना कहीं लोग उन आइडियाज को चेरिश करते थे। यूएसएसआर ने प्रयास किया कि एक ग्लोबल ब्लॉक बनाया जाए, लेकिन क्या देखने को मिलता है कि रशिया और यूएसएसआर ने ही उन सोशलिस्ट आइडियल्स को कहीं ना कहीं अपनी कंट्री में उतनी अच्छी तरह से स्टैब्लिश नहीं कर पाई। तो दिस वाज द लवली चैप्टर, आई होप यू पीपल एंजॉयड इट। नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर, नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर, ये फ्लैशबैक में जाके चालू होता है। एक सुन लो, इस चैप्टर से एक क्वेश्चन मैंने डाला नहीं है पेपर में, लेकिन वो बहुत बट ऑब्वियस टाइप का है और आप वो पढ़ी लोगे इसलिए नहीं डाला है। ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स के क्या प्रोविजन है वो बहुत बार रिपीटेटिव टर्म्स में पूछा जाता है, वो ध्यान रख लेना, ठीक है। तो चैप्टर चालू होता है नाजिज्म वाला, कहां से है कि सेकंड वर्ल्ड वॉर और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी की डिफीट हो गई, जर्मनी की डिफीट होने के बाद में जर्मनी के ऊपर ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स इंपोज की गई है, हार्श पीस ट्रीटी है जहां पे जर्मनी से टेरिटरी छुड़ा ली है, उसके ऊपर वॉर गिल्ट क्लॉज आ गया, सारी चीजें। तो इसके चलते क्या है कि जर्मनी के जो लोग थे जिसने ट्रीटी साइन करी, वीमर रिपब्लिक, उसको इसके लिए भागीदार मानते थे और उसको बहुत हेट करते थे। तो पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली जर्मनी की सिचुएशन बहुत खराब थी। कैसे कि अंदर ही लोग लड़ रहे थे, जैसे वीमर रिपब्लिक को अपोज करते थे, स्पार्टसिस्ट लीग वगैरह, ठीक है। और जो वॉर गिल्ट क्लॉज था उसके चलते उसको पे करना पड़ रहा था जर्मनी को, तो उसकी जर्मनी की करेंसी भी गिरते जा रही थी। पे तो करना ही था, तो पैसे भी रेजिस्ट करने के लिए उन्होंने करेंसी छापी, तो हाइपर इन्फ्लेशन में करेंसी की वैल्यू और कम हो गई है। बहुत बुरी सिचुएशन थी और उसको बाहर निकालने के लिए अमेरिका मदद भी देता है डाइवेस प्लान के थ्रू, लेकिन अमेरिका ही पंचर हो जाता है। कैसे? ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आता है, वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्रैश होता है, उसका इंपैक्ट जर्मनी पे भी पड़ता है। जर्मनी में भी लोग अनएम्प्लॉयड घूम रहे होते, तो लोगों की मतलब दे वर रिड्यूस टू दी लेवल ऑफ पुअर, ठीक है, सेविंग्स डिसअपियर हो गई, क्राइम रेट्स बढ़ गए, ठीक है, काम था नहीं लोगों के पास में, और उसके चलते क्या पॉलिटिकली बहुत इंस्टेबिलिटी थी। कैसी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी कि लोगों को ऐसा लग रहा था कि कैसे देश का विकास होगा, और वीमर रिपब्लिक के इनहेरेंट डिफेक्ट्स थे, वीमर रिपब्लिक को लोग पसंद नहीं करते थे, ठीक है।
ये हुआ कितना, कब ये हुआ, जैसे अगर आप देखोगे तो आने से पहले, हिटलर के पावर में आने से पहले। अब हिटलर कैसे पावर में आता है, तो हिटलर एक बहुत पैट्रियट इंसान था, जिसने ये देखा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जब जर्मनी हारता है उसको बड़ा बुरा लगता है, धीरे धीरे पावर रिगेन करता है, नाजी पार्टी में लीडरशिप पे आता है, ठीक है। ही प्लान टू अपथ्रो द गवर्नमेंट, लेकिन पकड़ लिए जाते हैं, फिर उसके बाद में जेल में जाते हैं, जेल से निकल के आते हैं, नाजी पार्टी बनाता है। 1933 आते आते नाजी पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी की तरह इमर्ज होती है, ठीक है। और उसका स्टाइल था, एक नाजी आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा था, बड़ी बड़ी रैलियां, ठीक है, स्लोगन्स, ठीक है, स्वास्तिक फ्लैग्स, तो इन सारी चीजों का इस्तेमाल करके उन्होंने इस तरह से बहुत पब्लिक सेंटिमेंट्स अपने फेवर में कर लिए। और फिर क्या होता है, अल्टीमेटली 1933 में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी की तरह इमर्ज होती है, हिटलर को चांसलरशिप मिलती है, लेकिन हिटलर फिर क्या है, धीरे से अपने एनिमीज कम्युनिस्ट वगैरह को ठिकाने लगाते हैं, और फिर धीरे से क्या करते हैं, फायर डिक्री के बाद में वो इनेबलिंग एक्ट पास करते हैं, जिससे पावर अपने पास ले लेते हैं, अपनी सीक्रेट पुलिस वगैरह एस्टैब्लिश करते हैं, ताकि वो पूरी तरह से पावर अपने पास कंसोलिडेट कर पाए। तो इस तरह से हिटलर पावर में आता है। जब पावर में आता है तो उसको इकोनॉमी ध्वस्त मिलती है, तो हिटलर यहाँ पे क्या करता है, इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन का काम चालू करता है, हेजलमर सेच की मदद लेता है, ठीक है। उसी के साथ साथ में हिटलर क्या करता है आगे कि फॉरेन पॉलिसी पे भी वो एक तरह से एग्रेसिव होता है, ठीक है। तो लीग ऑफ नेशन से बाहर आना, उसके बाद में ऑस्ट्रिया को जोड़ लेना, सुडेनलैंड पे कब्जा कर लेना, पोलैंड पे हमला कर देना। अब जब हिटलर पोलैंड पे हमला करता तभी सेकंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होता। तो ये चैप्टर का स्टोरी लाइन वाला पार्ट था, है ना, ये चैप्टर का स्टोरी लाइन वाला पार्ट था। अब चैप्टर का यहां से थीम वाला पार्ट चालू होगा। तो ये नाजी वर्ल्ड व्यू था क्या, तो जहां पे आइडियोलॉजी जो थी, तो नेचुरल थिंकर या जो थिंकर्स थे जैसे हर्बर्ट स्पेंसर, ठीक है, चार्ल्स डार्विन, उनके आइडियाज से आइडिया बोरो किया गया था रेशियल हायरार्की का, जहां पे नॉर्डिक जर्मन आर्यन के रेस के लोगों को सबसे ऊपर रखा जाता था, बाकी सारी रैंक्स को नीचे रखा जाता था। हिटलर का आइडिया ये भी कहता था कि ज्यादा से ज्यादा टेरिटरी हो उसके पास तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को बसा पाएगा, ठीक है। तो इस तरह से एक रेशियल यूटोपिया उसने बना के रखा था, जहां पे एक रेस के लोगों को फेवर दिया जाएगा, दूसरे सारे रेस के लोग जो थे अनडिजायरेबल कंसीडर किए जाते थे, उन्हें एलिमिनेट करने का काम किया जाता था, ठीक है। और इसी के चलते क्या होता है, आपको बड़े स्केल पे जिनोसाइड होता देखने को मिलता है कि बहुत सारे लोगों को मारा जाता है। तो वो पूरा आइडियोलॉजी जो थी, नाजी आइडियोलॉजी, इस चीज पर बेस्ड थी, ठीक है, इस चीज पर बेस्ड थी। अब जैसे अगर आप देखेंगे तो थीम बेस्ड में अगर आप बात करोगे तो यूथ की क्या पोजीशन थी, तो यूथ को बहुत इंपॉर्टेंट कंसीडर करता था हिटलर, ठीक है। तो स्कूलिंग से ही वो नाजी आइडियोलॉजी टीच करना चाहता था। तो जो अनडिजायरेबल टीचर्स होते थे उनको हटा दिया जाता था, बच्चों को सेपरेट कर दिया जाता था, गैस चैम्बर्स में ले जा दिया जाता था, मार दिया जाता था, ठीक है। उसके बाद में क्या है कि स्कूल बुक्स को रीराइट किया गया, रेशियल साइंस इंट्रोड्यूस किया गया, इवन मैथ्स की क्लास में मतलब कह सकते हैं कि स्टीरियोटाइप्स क्रिएट किए जाते थे जूस के अगेंस्ट में, ठीक है। जूस वर दी वर्स्ट सफरर्स। उसके पीछे का कारण यह था कि कुछ हिस्टोरिकल रीजंस थे और हिटलर की पर्सनल डिसलाइकिंग के कारण, ठीक है। उसी के साथ साथ में जैसे आप देखेंगे तो क्या बहुत सारे यूथ ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह भी स्टैब्लिश किए, ताकि यूथ्स को जैसे जंग वॉल्क हो गया, हिटलर यूथ हो गया, ठीक है, और बाद में आर्मी में रिक्रूट किया जाए, ये पूरा प्रोसेस रहता था। आगे अगर हम बढ़ते हैं थोड़ा सा, तो विमेन भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट थी नाजी जर्मनी का, जहां पे विमेन को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि दे हैव टू रेयर दी प्योर ब्लडेड नाजी जर्मन किड्स, ठीक है। और उनको क्रॉस वगैरह भी दिए जाते थे, प्राइज दिए जाते थे ज्यादा बच्चे जन्म देने पे। लेकिन अगर वो इस कोड ऑफ कंडक्ट से डाइवेट होती थी तो उनको पनिश भी किया जाता था, ठीक है। देयर हेड्स वर बीइंग शेव्ड, ठीक है, फेसेस को ब्लैक करके फिर उनकी परेडें निकाल दी जाती थी इस तरह से। अब ये सारा सब कुछ जो जर्मनी में हो रहा था उसको बहुत बेहतरीन तरह से क्या किया गया था, एक प्रोपेगेंडा की तरह, मतलब ऐसे शब्द इस्तेमाल किए जाते थे जैसे स्पेशल ट्रीटमेंट, यूथेनेशिया, फाइनल सोल्यूशन, गैस चैम्बर्स में फेक शावर हेड्स लगा दिए जाते थे, मूवीज बनाई जाती थी, और ऐसा माहौल बनाया जाता था कि जो हो रहा है सही हो रहा है, ज्यूस गलत है, ज्यूस के साथ होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें पूरे में आम ऑर्डिनरी सिटीजन का क्या था, तो मैंने बताया कुछ सपोर्ट कर रहे थे, कुछ पैसिव ऑनलुकर थे, और कुछ एक्टिव रेजिस्टेंट्स थे, मतलब कुछ एक्टिवली कुछ लोगों ने अपोज भी किया, ठीक है। तो ये लोगों का आउटलुक था, ये लोगों का आउटलुक था। अब लास्ट में जैसे देखिए तो हमें कहां से पता चलता है, तो होलोकॉस्ट क्या है, होलोकॉस्ट मतलब वो मेमोरीज हैं जहां से हमें आइडिया मिलता है कि कितना क्या गलत हुआ नाजीज के मतलब नाजी जर्मनी में नॉन नाजीज के साथ में, तो वो सारा रिकॉर्ड हमें होलोकॉस्ट से पता चलता है। सो दिस वाज द होल स्टोरी अबाउट दिस चैप्टर। आई होप यू पीपल एंजॉयड इट। फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म, ठीक है, फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म। तो इसमें बेसिकली ये बताया गया कि जैसे आपने प्रीवियस 3 जो चैप्टर पढ़े थे तो कहीं ना कहीं रेवोल्यूशन से जुड़े थे, फ्रेंच रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन, नाजिज्म से जुड़ा हुआ था। फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म बेसिकली आपको ये बताता है कि किस तरह से कॉलोनियल टाइम पीरियड में जो वन्य मतलब कह सकते हैं ना कि वन से जुड़े हुए लोग थे, जो वनवासी है, उनके ऊपर क्या इंपैक्ट हुआ, फॉरेस्ट सोसाइटी किस तरह से इन्फ्लुएंस हुई है। तो अब जैसे अगर हम देखेंगे तो फॉरेस्ट का डिसअपीयरेंस आपको देखने को मिल रहा था 19th सेंचुरी के बिगिनिंग से ही। उसके पीछे के कारण मल्टीपल हो सकते हैं। एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर एक कारण था, रेलवे दूसरा कारण था, तीसरा कारण आपको देखने को मिल रहा है कि जो शिप बिल्डिंग का काम चल रहा था, कहां पे रॉयल नेवी को सपोर्ट करने के लिए लकड़ी यहां से काट काट के ले जाते थे, ब्रिटेन है कितना बड़ा,
प्लांटेशन एग्रीकल्चर एक कारण रहा, ठीक है। अब ये सारे कारणों से दी फॉरेस्ट वर डिसअपियरिंग, ठीक है। तो वाई डिफॉरेस्टेशन, सो दीज वर द रीजंस फॉर डिफॉरेस्टेशन। अब इंडिया में क्या होता है, द बिगिनिंग ऑफ साइंटिफिक फॉरेस्ट्री की अगर बात करें, द राइज ऑफ कमर्शियल फॉरेस्ट्री से कहा जाता है। तो डेट्रिक ब्रांडिस एक जर्मन एक्सपर्ट थे, उन्होंने फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ इंडिया बना के पहुंचाया गया। उन्होंने देखा कि यहाँ पे क्या है, सब कुछ अस्त व्यस्त है, लोग कभी भी कोई भी पेड़ जंगल काट रहे हैं, सारी चीजें। तो उन्होंने बोला कि नहीं, लीगल सैंक्शन देना पड़ेंगे, पनिशमेंट दो, लोग जंगलों में से लकड़ियां काट रहे हैं। इसी के चलते उन्होंने क्या कि फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट स्टैब्लिश किया देहरादून में, ठीक है। लॉज लेके आए डेट्रिक ब्रांडिस ने इस तरह से, ठीक है। 1864-65 में पूरा लॉ स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ स्टैब्लिश किया जाता है। उसके बाद में उसमें बार बार अमेंडमेंट करने के बाद में रिजर्व फॉरेस्ट, ठीक है, और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, अनक्लास या फिर विलेज फॉरेस्ट इस तरह से क्लासिफाई किए गए। तो अच्छे फॉरेस्ट को प्रिजर्व किया गया, साइंटिफिक फॉरेस्ट्री इंट्रोड्यूस करी गई। अब ये सारे जो बदलाव लाए, इसका इंपैक्ट क्या हुआ? तो देखो, आम जनता जो थी, जो फॉरेस्ट डिपेंडेंट कम्युनिटीज थी, उनका तो जीवन यापन ही उससे होता था, तो वो बहुत ज्यादा नेगेटिवली इफेक्ट हुए। उसके बाद में जैसे देखेंगे तो आम जनता के बाद में दूसरी कैटेगरी में कौन आते हैं, जो शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स थे। तो आम जनता मतलब ये कि वो फॉरेस्ट में अगर जा रहे हैं, पकड़े गए, तो उनके ऊपर पनिशमेंट सुना दी जाती थी, सारा सब कुछ। फिर उसके बाद में आती जैसे क्या है, शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स की कम्युनिटी। तो जो पेड़ काटते थे जंगल में, उस जगह पे खेती करते थे और पैच से एक जगह दूसरी जगह मूव करते रहते थे। तो ब्रिटिशर्स ने क्या बोला कि नहीं, इनके ऊपर टैक्स भी नहीं लगा सकते हैं, इनको आप रिकॉर्ड भी नहीं रख सकते हो, ठीक है। मूवेबल कम्युनिटीज आर वेरी डेंजरस, तो उनको शिफ्टिंग कल्टीवेशन बैन करने की बात करने लगे। फिर हु कुड हंट, तो हंटर्स भी बहुत नेगेटिवली इफेक्ट हुए, क्योंकि हंटर्स पहले क्या था कि अपना जीवन यापन छोटे छोटे जानवरों को मार के खा के करते थे। लेकिन अब क्या हो गया कि ब्रिटिशर्स ने हंटिंग को बैन कर दिया। ये सोचते हो कि जब हंटर्स जाते हैं तो वो सैपलिंग्स को डिस्टर्ब कर देते हैं, और खुद ने क्या कर दिया, हंटिंग ऑफ बिग एनिमल्स बिकेम अ स्पोर्ट, ठीक है। तो बड़े एनिमल्स को, जैसे टाइगर वगैरह, इनको बोलते हैं कि ये लोगों की जान मान के लिए खतरा है, तो इनको मार दिया जाए। तो टाइगर, लेपर्ड, ठीक है, चीता, इन सब की हंटिंग होने लगी। तो लाखों की तादाद में क्या है, इन जानवरों को मार दिया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा। तो ये केस हो गया। उसके बाद में क्या, आप जैसे देखेंगे तो कॉलोनियलिज्म के टाइम पीरियड में नई अपॉर्चुनिटीज भी खुली। कैसे कि जो फॉरेस्ट डिपेंडेंट कम्युनिटीज थी, तो अब क्योंकि ट्रेड कर रहे थे ब्रिटिशर्स फॉरेस्ट कम्युनिटीज का, तो इंडिया की और इंडिया के अलावा भी जैसे आपको देखने को मिलेगा, ब्राजील में जो मधुरिका कम्युनिटी है, तो वो क्या करने लगे कि वो रबर कलेक्ट करने लगे, लेटेक्स कलेक्ट करने लगे रबर के लिए, ठीक है। तो इस तरह से ब्रिटिशर्स के ट्रेड सिस्टम में कहने के लोग काम भी करने लगे। लेकिन उसका नेगेटिव इंपैक्ट ये भी था कि ब्रिटिशर्स ने चाहा कि फॉरेस्ट डिपेंडेंट कम्युनिटीज फॉरेस्ट पे ना आए, तो उसके लिए क्रिमिनल ट्राइब्स का दर्जा दे दिया, ये सारी चीजें। बस्तर के रेबिलियन की कहानी शुरू होती फिर चैप्टर में। तो ये तो बताया पूरा कि कैसे फॉरेस्ट सोसाइटी कॉलोनियलिज्म में इफेक्ट हुई है। दो कहानियां, एक बस्तर और एक जावा की है। बस्तर की कहानी में आपको क्या देखने को मिलती है कि बस्तर छत्तीसगढ़ के, आज के छत्तीसगढ़ का एक रीजन है। तो वो जो बस्तर फॉरेस्ट है पूरा, तो वो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़ सबसे कनेक्ट होता है। इंद्रावती रिवर वहां से जाती है। अलग अलग ट्राइबल कम्युनिटी जैसे क्या है, हालवास, ध्रुवास, भारतास, ठीक है। तो ये सारी ट्राइबल कम्युनिटीज वहां रहती थी। ट्राइबल कम्युनिटीज आराम से रहती है, फॉरेस्ट डिपेंडेंट कम्युनिटीज नेचर को वर्शिप करते थे, ठीक है। आपस में एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते थे, नेचर की रिस्पेक्ट करते थे। लेकिन ब्रिटिशर्स ने क्या है, सबको कमर्शियल लाइन पे आगे बढ़ने के चक्कर में टैक्स लगाना इंट्रोड्यूस कर दिया, फॉरेस्ट का रिजर्वेशन की बात कर दी। अब क्या है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन बैन है, फॉरेस्ट के रिजर्वेशन की बात हो रही है, टैक्स उनके ऊपर इंपोर्ट था, और इसके चलते फेमाइन वगैरह जो थी, तो 1905 आते आते क्या बूंद बूंद से घट भर गया था। कम्युनिटीज ने बोला, जैसे ध्रुवास ऑफ कंगेर फॉरेस्ट जो थे, तो उन्होंने क्या किया, रिवॉल्ट स्टार्ट किया। उन्होंने बोला कि अब मारेंगे ब्रिटिशर्स को, ठीक है। तो पूरी प्लानिंग कर ली जाती है, ब्रिटिश इंस्टीट्यूट्स के ऊपर हमला कर दिया जाता है, ठीक है, पुलिस स्टेशन पे हमला कर दिया जाता है। तो इस तरह से ट्राइबल कम्युनिटी रिवॉल्ट में खड़ी हो गई थी अगेंस्ट दी ब्रिटिश लॉज व्हिच वर क्लचिंग दी फॉरेस्ट, ठीक है। तो अब क्या होता है कि ब्रिटिशर्स क्या हार मान गए, नहीं, उन्होंने दे बाउंस्ड बैक। कैसे, तो उन्होंने भी तैयारी करी अपनी, स्लोली एंड ग्रेजुअली दे रीस्टोर्ड, ठीक है। कुछ ट्राइबल लीडर्स नेगोशिएशन चाह रहे थे, लेकिन ब्रिटिशर्स ने एक तरह से पूरा कब्जा कर लिया वापस। उन्होंने प्रयास बहुत किए, लेकिन जो लीडर थे गुंडाधुर, उनको पकड़ नहीं पाए। अल्टीमेटली दे रीगेन्ड दी कंट्रोल, लेकिन फिर उन्होंने जो रिजर्वेशन की बात करी थी उसको आधा कर दिया लगभग। और कहानी वहां खत्म नहीं, उसके बाद भी ऐसे इवेंट्स होते रहे। हमेशा फॉरेस्ट के ऊपर ब्रिटिशर्स चलेगा तो मॉडर्न गवर्नमेंट जो है, मॉडर्न मल्टीनेशनल कंपनीज जो है, वो नजर डाल के बैठी रहती है। तो ये एक इंडिया का केस था। वर्ल्ड में ऐसा केस जैसे देखोगे तो क्या है, दी वुड कटर्स ऑफ जावा, जावा इंडोनेशिया में जैसे अगर आप देखेंगे तो वहां पे क्या है, वहां पे भी कुछ ऐसी स्थिति देखने को मिलती है आपको। वहां पे रूल कौन करते थे, डच करते थे। हमारा ब्रिटिश करते थे, वहां डच रूल करते थे। तो जैसे जावा में कलंग्स की कम्युनिटी के बारे में बताया गया, स्किल्ड वुड कटर्स जो थे, जो इतने इंपॉर्टेंट थे कि एक बार जब माताराम किंगडम वहां की डिवाइड हो रही थी, तो जितनी कलंग फैमिली थी उनको बराबर बांटा गया। तो इतने इंपॉर्टेंट वुड कटर्स की कम्युनिटी थी। अब वुड कटर्स से मतलब फॉरेस्ट डिपेंडेंट कम्युनिटी है, लेकिन जब ब्रिटिशर्स वहां पहुंचे तो वहां भी उन्होंने भी क्या है कि रिजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट होता है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन को बैन किया जाता है, लोगों को उनके नीड के लिए ही बस थोड़े बहुत लकड़ी वगैरह दिए जाते थे, ठीक है। तो इस तरह से क्या है कि वहां के जो लोग थे वो भी परेशान हो गए थे। क्यों? क्योंकि ये सारे जो मॉडर्न लॉज वगैरह वहां के कॉलोनियल पावर लेके आई थी,
ठीक है। और अब कॉलोनियल पावर को जंगलों में लकड़ी वकड़ी कलेक्ट करने के लिए लोगों की जरूरत पड़ती थी, तो पहले उन्होंने टैक्स इंट्रोड्यूस किया और बाद में लोगों से बोला कि चलो तुम्हें टैक्स नहीं देना पड़ेगा अगर तुम हमें सर्विस दे दोगे, चलो हमारे साथ लकड़ियां वगैरह कटवाओ, ठीक है। तो ऐसा ब्लैंगडोंग-डिंगस्टिन सिस्टम भी लेके आए थे, ठीक है। लेकिन इसको अपोज करने वाले भी लोग थे, जैसे समिन जो थे, सुरंतिको समिन जो थे, ध्यान रखना जावा में सुरंतिको समिन थे, जिन्होंने क्या है एक चैलेंज दिया, बोला कि जब सब कुछ हमें प्रकृति से मिला तो तुम कौन होते हो उसके ऊपर ओनरशिप एंटाइटल करने वाली। तो ही अपोज, ठीक है। और उनके साथ में उनके जो बहुत सारे फॉलोवर्स थे, तो जब भी ये सर्वे वगैरह के लिए निकलते थे डच ऑफिसर्स, तो वो लेट जाते थे, बोलते थे कि नहीं हम नहीं मान रहे इस चीज को कि तुम्हारा कंट्रोल है इसके ऊपर। फिर आता है वर्ल्ड वॉर। तो वर्ल्ड वॉर में और क्या होता है, और डिस्ट्रक्शन होता है। जैसे इंडिया में भी क्या है, वॉर के शेडो में पेड़ों की जो कटाई हो रही थी अंधाधुंध हो रही थी, ठीक वैसे ही आप जावा में भी देखोगे तो क्या है कि जापानीज फोर्सेस घुस रही थी, तो डच जो थे वो एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते कि जितना ज्यादा रिसोर्सेज लिया जा सके। और जब उन्हें समझ में आया कि जापानीज कब्जा कर लेंगे, तो उन्होंने क्रॉस्ड अर्थ पॉलिसी चलाई, जिसके चलते जो उन्होंने आज तक स्टॉक पाइल करके रखा था टिम्बर, वो सब जला भी दिया कि मेरा नहीं हो सकता, किसी का नहीं हो सकता, इस टाइप से, ठीक है। लेकिन उसके बाद में जैसे अगर आप देखोगे तो लास्ट पैराग्राफ में ये बताया गया कि विद टाइम आपको क्या देखने को मिलता है कि फॉरेस्ट डिपेंडेंट कम्युनिटीज को ही इंक्लूड करने की बात की गई, क्योंकि वही बेहतर तरीके से कंजर्व कर पाएंगे। सो दिस वाज द होल चैप्टर। आई होप यू पीपल एंजॉयड इट। पैस्टोरलिस्ट एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, ये चैप्टर हमने कल डिस्कस किया था, जिसका मैं आपको स्नैप रिकैप देने वाला हूं, रैपिड रिवीजन। चैप्टर में बेसिकली आपको इंडिया और अफ्रीका की एक कंपैरेटिव स्टडी बताई गई है कि पेस्टोरल नोमैड्स जो है उनका जीवन कैसा है। पेस्टोरल नोमैड्स कौन होते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह अपने जानवरों के साथ कंटिन्यूस मूव पर रहते हैं, वैसी कम्युनिटी। अब इंडिया के पेस्टोरल नोमैड्स की अगर बात करी जाए तो इंडिया के पेस्टोरल नोमैड में क्या क्या बताया गया था आपको चैप्टर में, तो आप जिस देखेंगे माउंटेन में रहने वाली पेस्टोरल कम्युनिटी, नोमैडिक कम्युनिटीज, और प्लेटू रीजन में रहने वाली। तो माउंटेन में रहने वाली पेस्टोरल कम्युनिटीज में जैसे आपको गुज्जर बकरवाल बताया, जो जम्मू कश्मीर में रहते थे, जो 19th सेंचुरी में माइग्रेट करके गए, जो मतलब गोट्स वगैरह अपने पास रखते हैं, ठीक है। उनका जो ग्रुप होता है उसे काफिला कहा जाता है। उनका मूवमेंट जो रहता है वो ट्रांस ह्यूमंस हैं, जो क्या करते हैं गर्मी के दिनों में पहाड़ के ऊपर होते हैं, सर्दियों में नीचे आ जाते हैं, इस तरह से कंटिन्यूस मूवमेंट करते रहते हैं। दूसरा ग्रुप जो आपको देखने को मिलता है पहाड़ों में, वो गद्दी शेफर्ड्स, ठीक है। तो गद्दी नोमैडिक ट्राइब जो है तो वो हिमाचल प्रदेश की हैं, वो भी अगेन उनका भी मूवमेंट ऐसे ही रहता है कि गद्दी शेफर्ड्स समर्स में ऊपर हाई माउंटेन रेंजेस पे चले जाते हैं, समर्स में जैसे जाते तो अपने खेतों में कल्टीवेशन भी कर लेते हैं, विंटर्स में वापस नीचे लौट के आ जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से उनका भी मूवमेंट होता है। तीसरी जो नोमैडिक कम्युनिटी आपको देखने को मिलती है माउंटेन्स में, वो है गुज्जर्स, सिर्फ गुज्जर्स उत्तराखंड के, ठीक है। तो शिवालिक माउंटेन रेंजेस में विंटर्स में रहते हैं और फिर वापस ऊपर मूव कर जाते हैं, कहां पे, मिडोव्स, जो हाई माउंटेन बुग्याल्स जो थे वहां पे मूव कर जाते हैं समर्स में। तो इनका भी इस तरह से मूवमेंट होते रहता है। अब ये जो नोमैडिक कम्युनिटीज आपको देखने को मिली, तो ये सीजन के हिसाब से, टेम्परेचर के हिसाब से मूव करती है, ऊपर से नीचे ट्रांस ह्यूमंस परफॉर्म करते हैं। अगर आप प्लेटू रीजन की बात करें तो धंगा ट्राइब जो है तो सेंट्रल इंडिया में रहती है, जो कि आपको क्या देखने को मिलता है, बफेलो हर्डर्स हैं, कैमल, वो बफेलो हर्डर्स हैं जो कि ब्लैंकेट वगैरह बनाते हैं। अब क्या होता है कि मानसून तक वो अपने ड्राई रीजन, ड्राई सेंट्रल रीजन में रहते हैं। मानसून के बाद में वो शिफ्ट हो जाते हैं किस तरफ, वेस्टर्न कोस्ट पे, कोंकण कोस्ट पे। कोंकण कोस्ट के पीजेंट्स उन्हें वेलकम करते हैं। क्यों वेलकम करते हैं, क्योंकि उनके जो कैटल्स हैं तो वो कोंकण कोस्ट के पीजेंट्स के फार्म में मैन्योरिंग करते हैं, ये सारी चीजें। और ड्राई सीजन में वो उस ट्रैक में, कोंकण ट्रैक में अपने कैटल्स के साथ में ग्रेस, कैटल्स को ग्रेस करवाते, खुद ग्रेस नहीं करेंगे। और फिर मानसून आता है जब वापस अपने ड्राई सेंट्रल हाईलैंड पे वापस आ जाते हैं, ठीक है। तो ये मूवमेंट का पैटर्न रहता है, किसका, ये मूवमेंट का पैटर्न रहता है धंगर्स का। समझ में आया। धंगर कम्युनिटी के बाद में जैसे अगर आप देखोगे तो गोलाज है सेंट्रल इंडिया में, जो आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र वाले रीजन में, आंध्र प्रदेश कर्नाटका वाले रीजन में, ठीक है। कुरबाज है, और ये सारी ट्राइबल नोमैडिक कम्युनिटी सेंट्रल रीजन में आपको देखने को मिल जाएगी। उसके साथ में बंजाराज हैं, जो क्या है, जो कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ये क्षेत्र में मूव करते रहते हैं और एक्सचेंज करते हैं। क्या, जो सेटल्ड लोग हैं उनके साथ में कह सकते हैं फ्लो कैटल्स वगैरह एक्सचेंज करते हैं, फूड ग्रेन्स वगैरह एक्सचेंज करते हैं। उसके अलावा जैसे आप देखोगे तो एक और जो सेंट्रल इंडिया में रहने वाली ट्राइबल कम्युनिटी, नोमैडिक कम्युनिटी है, वो रायकाज है। सेंट्रल इंडिया में नहीं, वेस्टर्न राजस्थान वाले पार्ट में रायकाज रहते हैं। रायकाज जो है तो दे आर अगेन इंपॉर्टेंट नोमैडिक कम्युनिटी। जो डेजर्ट रीजन में रहते हैं उन्हें मारू रायकाज कहा जाता है। गोट और शिप हर्डिंग करते हैं। उसी के साथ साथ में क्या है कि वो कल्टीवेशन भी परफॉर्म करते हैं और ड्राई सीजन में क्या करते हैं, वो मूवमेंट भी करते हैं। अब सवाल ये आता है कि कॉलोनियल लॉज एंड फॉरेस्ट सोसाइटी, जब कॉलोनियल लॉज आए तो उससे फॉरेस्ट सोसाइटी के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ा। तो कॉलोनियल लॉज में जैसे उन्होंने क्या किया, सबसे पहले वेस्टलैंड रूल्स लेके आए तो ग्रेजिंग लैंड उससे कम हो गया। फॉरेस्ट लॉज लेके आए जिसके चलते उन्होंने रिजर्व एरिया, प्रोटेक्टेड एरिया बना दिया, तो नोमैडिक कम्युनिटीज की रिस्ट्रिक्शंस रुक गई। उसके बाद में उन्होंने क्या, क्रिमिनल्स ट्राइब एक्ट वगैरह भी लेके आए, ठीक है। क्रिमिनल्स ट्राइब एक्ट जो लेके आए तो उसके चलते बहुत सारे जो नोमैडिक ग्रुप्स थे तो दे वर सस्पिशियस अबाउट देयर मूवमेंट, तो उनको क्रिमिनल का दर्जा दे दिया, ठीक है। अब
कॉलोनियल पावर जो चाहती थी वो तो पैसा चाहती थी, तो वो टैक्स इंट्रोड्यूस कर दिया उन्होंने, ग्रेजिंग टैक्स वगैरह लेके आए, नंबर ऑफ कैटल्स रिड्यूस करना पड़ी लोगों को। इन सारी चीजों का इंपैक्ट क्या हुआ? इन सारी चीजों का इंपैक्ट यही हुआ कि ग्रेजिंग एरिया कम हो गया नोमैडिक कम्युनिटीज के पास में। उसके चलते क्या है कि उनको अपने नंबर ऑफ कैटल्स भी कम करना पड़े। उसके चलते उनको जो कम ग्रेजिंग एरिया मिला तो वहां पे क्वालिटी ऑफ पैस्चर डेटोरिएट हो रहा है, ठीक है, और उसके चलते उनको बहुत दिक्कतें का सामना करना पड़ा। लेकिन ओवरकम कैसे किया? तो कुछ लोगों ने अपना ऑक्यूपेशन बदल लिया, कुछ ने नंबर ऑफ कैटल्स रिड्यूस कर लिए, कुछ ने नए ट्रैक्स ढूंढ लिए कि नई जगह पे जाने लगे, कुछ लोगों ने अपना ऑक्यूपेशन कैसे बदला? तो जो रिच नोमैडिक कम्युनिटीज थी वो तो सेटल्ड कल्टीवेटर बन गए, जो पुअर थे तो वो माइनिंग वगैरह एक्टिविटी में काम चले गए, ठीक है। तो ये आपको जो कहानी लेकिन बताइए, कहानी सीधी सी चीजें दर्शाती है कि ट्राइबल कम्युनिटीज आर वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सोसाइटी। वो इकोलॉजी के साथ मिलकर किसी तरह से रहने की कोशिश करते हैं, नोमैडिक ट्राइबल कम्युनिटीज। अब अफ्रीका का केस अगर पढ़े हम, तो अफ्रीका के केस में भी आपको कुछ ऐसी ही कहानी देखने को मिलती है। कैसे ऐसी ही कहानी देखने को मिलती है? तो अफ्रीका में भी जो मसाई कम्युनिटी का स्पेसिफिक एग्जांपल दिया है कि वो किस तरह से, अफ्रीका तो एक मेजर ट्राइबल नोमैडिक ट्राइबल पूरा कॉन्टिनेंट ही नोमैडिज्म पर डिपेंडेंट था। लेकिन अब वहां पे क्या होता है, वहां पे जैसे जब कॉलोनियल पावर्स पहुंचती है तो उन्होंने क्या करा कि सबसे पहले तो कॉलोनियल पावर्स ने रिस्ट्रिक्शंस लगाना चालू किया। कल्टीवेशन चाहते थे कि लोग कल्टीवेशन करें, सेटल कल्टीवेशन। उसी के साथ साथ में उन्होंने बड़े बड़े नेशनल पार्क्स वगैरह गेम रिजर्व्स में कन्वर्ट कर दिया। इसका इंपैक्ट यह हुआ कि कहीं ना कहीं एरिया रिड्यूस हो गया वहां के नोमैडिक कम्युनिटीज के पास में। नोमैडिक कम्युनिटीज के पास में एरिया रिजर्व हुआ तो अब नोमैडिक कम्युनिटीज आगे बढ़ी। कहां आगे बढ़ी? तो आपको देखने को मिलता है कि उन्होंने अल्टरनेटिव्स ढूंढने की कोशिश करी कि कैसे अपना जीवन यापन किया जा सके, लेकिन उन्हें समस्याओं का ही सामना करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उनकी लैंड्स डिसअपियर होने लगी। डिसअपियर ऐसे गायब नहीं हो गई, डिसअपियर होने लगी मतलब कि ग्रेजिंग एरिया रिस्ट्रिक्टेड रह गया उनके पास में। नंबर ऑफ कैटल्स जो थी तो वो बड़ी थी, अब उनको ग्रेज कैसा करें, क्वालिटी ऑफ पैस्चर जो है वो अगेन वो डिक्लाइन होने लगा। तो हिस्ट्री मूव्स इन अ पैटर्न। सेम जैसी समस्याएं इंडिया में नोमैडिक कम्युनिटीज ने फेस करी, वैसे ही आपको अफ्रीका में भी मसाई नोमैडिक कम्युनिटी ने भी फेस करी, आपको देखने को मिलता है। उसके बाद में क्या है कि अब जैसे कॉलोनियल गवर्नमेंट्स ने वहां पे जब ग्रेजिंग एरिया को रिस्ट्रिक्ट करा तो बिना परमिट्स के जाने नहीं दिया जाता था, मूवमेंट कम होता चला गया। जैसे जैसे डिवीजन हुआ एरियाज का तो उसके चलते भी क्या है कि मसाई लैंड जो था वो छोटा होता चले गया, ठीक है। और इसी पे मतलब गरीबी में गीला आटा कब हुआ कि जब जैसे ड्राई सीजन जब आता था, जब पैस्चर वैसे ही कम हो जाती थी तो कैटल्स की डेथ होने लगी और बहुत सारी समस्याएं आने लगी। अब इसी के साथ साथ सोसाइटी में इनइक्वालिटी भी थी। नॉर्मली मसाई सोसाइटी जो कल्चरली रिच थी, वहां पे वॉरियर्स और एल्डर्स दो कैटेगरी के लोग होते थे। वॉरियर्स वो जो कैटल रेड वगैरह करते थे, और एल्डर्स वो लोग थे जो क्या करते थे, मीटिंग्स वगैरह को हेड करते थे। लेकिन अब ये कॉलोनियल गवर्नमेंट जो थी तो उन्हें वहां पे चीफ अपॉइंट करने का काम शुरू कर दिया, जिनको गवर्नमेंट पे करती थी। अब ये चीफ्स का जो अपॉइंटमेंट होना चालू हुआ तो इससे क्या हुआ कि जो ट्रेडिशनली नोमैडिक कम्युनिटीज थी वो तो हार्श सिचुएशन में सर्वाइव नहीं कर पाती थी, लेकिन ये चीफ लोग क्योंकि इनको सैलरी भी मिलती थी तो ये इनके पास फिर भी पैसा होता था, तो जो मसाई कम्युनिटी है वो भी अपने आप में क्या रिच और पुअर में डिवाइड होती चलेगी। तो कंक्लूजन अल्टीमेटली ये है क्या कि कॉलोनियल गवर्नमेंट्स ने इंडिया में, अफ्रीका में, हर जगह क्या किया, इंपैक्ट जो किया वो बहुत नेगेटिवली इंपैक्ट क्रिएट किया इन कम्युनिटीज के ऊपर। somehow they managed to survive by changing their occupation, by reducing the size of their cattle and the various ways, जैसे नए ट्रैक्स वगैरह ढूंढ लेना। तो दिस was the story about nomadic pastoral communities which were the integral part of the human civilization and the development of human civilization. तो दिस वाज द चैप्टर। क्लास 9 की हिस्ट्री कुछ इस तरह से होती है समाप्त। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस पूरे रैपिड रिवीजन वाली प्रोसेस में मजा आया होगा। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। कहानी यहां पे समाप्त होती है। इसी तरह से हम ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और भी जो दूसरे पूरी बुक्स है हमारी, उनका रैपिड रिवीजन सारे सब्जेक्ट्स का, सारे चैप्टर्स का इसी तरह से करने वाले हैं। अभी के लिए अब साइन ऑफ करूंगा, लेकिन उसके पहले आपको एक इंपॉर्टेंट अपडेट देना चाहूंगा। आप अपने सीनियर्स को जरूर बताइएगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंपल पेपर्स का कोर्स जो है क्लास 10 का एट द मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस इज देयर ऑन अनअकैडमी प्लस, जहां पर टॉप एजुकेटर्स जो हैं वो आपको एसएसटी, मैथमेटिक्स और साइंस के सैंपल पेपर सॉल्व करवाने वाले हैं। तो ये 5 सैंपल पेपर का कोर्स है जो कि 379 में मिल रहा है, एंड you can get discount over this also by using the code DIGRAJ Digraj. So this was the whole story. I hope you people enjoyed it. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली बुक की कहानी के साथ। तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, पूरे चैप्टर रिवाइज करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। अभी के लिए साइन ऑफ करता हूं। साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी कैन, वी विल। थैंक यू वेरी मच। काट दो, अब काटो।